नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आवास परिसर में सीएम धामी समेत अधिकारियों और कर्मियों ने किया योग अभ्यास। सीएम ने की योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने भ्रष्टाचार को लेकर उठाई आवाज। यूपीसीएल अधिकारियों पर पैसा लेकर पोस्टिंग करवाने का गंभीर आरोप। सेवा विस्तार पर भी उठाए सवाल। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर। जर्जर भवनों में टपकती छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर रहे नौनिहाल। आंखें मूंदे बैठा शिक्षा विभाग। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी। पहाड़ों पर बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा। बाधित सड़कों को खोलने में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग। लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास किया और इस मौके पर सीएम धामी ने योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। सीएम धामी ने बताया कि योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए नई योग नीति लाई गई है और आज योग से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज जन जन के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। साथियों, हमारा मन अति चंचल है। ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है। यह दौड़ता हुआ मन कभी भी व्यक्ति को चेतना की गहराइयों में नहीं ले जा पाता है। हमारे इसी अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और योग से ही हमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। उधर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की तैयारी चल रही है। हरिद्वार जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी ने बताया कि 21 जून को योग दिवस के मौके पर शहर के लोगों से नेहरू स्टेडियम में सुबह 5 बजे तक पहुंचने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, कारण तो 21 जून को योग दिवस है। ये पंतजलि के जो हमारे सदस्य लोग हैं जो पंतजलि के लिए काम करते रहते हैं, उन्होंने ये प्रेस वार्ता रखी है 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग नेहरू स्टेडियम में आकर इस योग दिवस में योग का लाभ उठा सकें। और उस योग करने के लिए हमारे गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पहले शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो यहाँ के रुड़की के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे महापौर हैं, वे वहाँ पर रहेंगी। अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उसमें रहेंगे। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत भ्रष्टाचार के मुद्दों को कई बार उठाते रहे हैं। अपनी ही सरकार के मंत्रियों और विभागों पर सवाल खड़े करते रहे हैं और अब उन्होंने यूपीसीएल अधिकारियों पर पैसा लेकर मनचाही पोस्टिंग करवाने का गंभीर आरोप लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने लगाया बड़ा आरोप। यूपीसीएल अधिकारियों पर उठाए सवाल। पैसा लेकर पोस्टिंग करवाने का गंभीर आरोप। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत समय समय पर भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं। अपने ही सरकार के मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब ताजा मामला सामने आया है, जहां बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने यूपीसीएल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलीप रावत ने यूपीसीएल के अधिकारी पर पैसा लेकर मनचाही पोस्टिंग करवाने का आरोप लगाया है। सेवा विस्तार को लेकर भी बीजेपी विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं
और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई ये जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब दिलीप रावत ने किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हों। इससे पहले भी कभी विभाग पर तो कभी मंत्री पर आरोप लगा चुके हैं। 2022 में दिलीप रावत ने तत्कालीन वन एवं ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी। उन्होंने ऊर्जा विभाग में अधिशासी अभियंता की नियुक्ति न होने और हरक सिंह रावत के दबाव में कार्यालय स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए थे। 2024 में दिलीप रावत ने सिंचाई विभाग में अभियंताओं के तबादलों को लेकर भी नाराजगी जताई। हाल ही में दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को दून मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यों के संबंध में भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यों को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान को लेकर चुटकी ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधायक जी अगर इन बातों को मीडिया की जगह विधानसभा में उठाएं तो बेहतर होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी नेताओं का दर्द समय समय पर सामने आता रहता है। देखिए, विधायक हैं और उनकी जो है एक स्थान है और अच्छा होगा कि वो विधानसभा में भी इन बातों को रखें, क्योंकि मैंने देखा कि बीजेपी के विधायक और जो ऐसे लोग हैं बाहर तो बहुत बोलते हैं मीडिया में, लेकिन जब सदन में बारी आती तो सदन में ये लोग कुछ नहीं बोलते। तो वो सदन में भी बोले, सदन में बात उठाएं। जनता ने उनको चुन के अपने प्रतिनिधि के तौर पर सदन में भेजा है, सदन में ये बातें उठनी चाहिए। और कुछ ये भी है कि डराने का भी है, कभी मनाने का भी है, क्योंकि कभी लगता है मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो लोगों की भाषा बदल जाती है ऐसे लोगों की, और मंत्रिमंडल का विस्तार जब लगता है कि अब नहीं होने वाला फिर उनकी भाषा जो है कड़वी हो जाती है। तो इन चीज़ में ज़्यादा हमको ट्रैप में नहीं आना। उत्तराखंड में अफसरशाही पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने पहले भी भ्रष्टाचार और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में दिलीप रावत एक जागरूक विधायक हैं या फिर मंत्री पद की चाहत ने उन्हें जागरूक बना दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉनसून सीजन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। क्लासरूम की छत से पानी टपकना हो या फिर दीवारों का गिरना, ये आम बात हो चली है। आखिर बीते हादसों से शिक्षा विभाग ने सीख लेते हुए इस बार मॉनसून सीजन के लिए कैसी तैयारी की है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के स्कूलों के बदतर हालात, शिक्षा विभाग की ये कैसी तैयारी। बरसात में क्लासरूम से टपकता है पानी। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉनसून सीजन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों के हालात बदतर हो जाते हैं। क्लासरूम की छत से टपकता पानी और दीवारों का गिरना, जिसके चलते कई बार बच्चे घायल हो जाते हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग हमेशा से ये दावा करता है कि मॉनसून से पहले सभी स्कूलों की मरम्मत करा दी जाएगी, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि अभी भी प्रदेश में जर्जर स्कूलों की संख्या 2000 से अधिक है, जो मॉनसून के दौरान एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। दरअसल उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश की स्थिति काफी अधिक दयनीय हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मॉनसून सीजन के दौरान लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कों को काफी नुकसान होता है, लेकिन कई बार भारी मात्रा में पानी के बहाव की वजह से मकान, स्कूल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन मॉनसून सीजन आते ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर मौजूद सैकड़ों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि आज भी प्रदेश में करीब 2210 स्कूलों की स्थिति बदतर है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 के आंकड़ों के तहत सरकारी विद्यालयों की कुल संख्या 15,873 है, जिसमें से 2210 स्कूलों की स्थिति खराब है। सबसे अधिक पौड़ी जिले में 330 स्कूलों की स्थिति दयनीय है, जबकि सबसे कम चंपावत जिले में 90 स्कूल है। प्रदेश में बदहाल स्थिति के स्कूल मॉनसून के दौरान और अधिक खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि मॉनसून सीजन के दौरान इन स्कूलों के छत गिरने, दीवार गिरने या फिर क्लासरूम में पानी टपकने जैसी समस्या देखी जाती है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। राज्य सरकार इस बात का दावा करती है कि प्रदेश के स्कूलों की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन विभागीय आंकड़े ही स्कूलों की स्थिति की पोल खोलते नजर आते हैं।
वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि इन सभी स्कूलों को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। मौजूदा समय में 6 स्कूलों की डीपीआर तैयार करने के साथ ही बजट भी जारी कर दिया गया है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माननीय मंत्री द्वारा जितने भी स्कूल हैं उनको श्रेणियों में बांटा गया है। A, B, C, D श्रेणियों में। D श्रेणी वो स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी संख्या केवल 18 माध्यमिक शिक्षा में है और इनके लिए इनकी DPR बन के इसमें 6 विद्यालयों के लिए पैसा भी जा चुका है नई बिल्डिंग बनने के लिए और स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि मानसून सीजन आ रहा है तो किसी भी बच्चे को कोई भी क्लास ऐसी जगह न लगाई जाए जहां पर कि पहले से बिल्डिंग जर्जर हालत में है। तो वहीं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल 255 स्कूलों की मेजर रिपेयरमेंट का काम किया गया। इसके साथ ही प्राइमरी शिक्षा के 70 स्कूलों और अपर प्राइमरी शिक्षा के 14 स्कूलों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। पिछले साल जो है 255 मेजर रिपेयर करवाई हैं स्कूल्स की और जो रिकंस्ट्रक्शन किया है वो प्राइमरी में 70 और 6 से 8 का जो क्लासेस होती हैं वो उसे हम अपर प्राइमरी कहते हैं 14। तो इस तरह से हमने जो करीबन 300 रूम सेकेंडरी में 330 रूम हमने सेकेंडरी में बनाए हैं जिनमें कंप्यूटर रूम, बायोलॉजी लैब और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं और इस साल भी 190 प्रपोज्ड हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे निर्माण आवश्यकताएं हैं या जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें होंगी वो काफ़ी कुछ इसमें आ गया होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालयों को जिला योजना और विभाग के कार्यक्रमों से भी समर्थन प्राप्त होता है। तो अब मैं नहीं समझता कि कहीं पर ऐसी स्थिति होगी कि जो बच्चे ऐसी बिल्डिंग में बैठ रहे होंगे कि जो वो ख़राब होगी और यदि ऐसी स्थिति हो भी अगर वो अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती है तो उसके लिए तात्कालिक आधार पर व्यवस्थाएं भी करवाई जाती हैं। अधिकारी अपने दावे करते हैं, सरकार अपने दावे करती है, लेकिन ना तो तस्वीरें झूठ बोलती हैं और ना ही आंकड़े। ऐसे में देखना होगा कि बरसात के दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूल की क्या स्थिति नजर आती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेसियों ने रक्तदान शिविर, शरबत वितरण और जरूरतमंदों को फल बांटे। देखिए, पूरे स्टेट में कार्यक्रम हैं, कहीं गोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं शरबत बांटा जा रहा है, कहीं अस्पतालों में फल बांटे जा रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से कार्यकर्ता मना रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो जगह अपनी बनाई है पिछले कुछ वर्षों में वो एक आदर वाली जगह है। जिस आदमी ने हमेशा सही बोला, अब तो पत्रकार लोग भी बोलने लगे हैं कि नहीं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सही बोलते हैं। और उनकी चाहे वो यात्रा रही हो, पदयात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा थी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा मार्गों पर हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इन दुर्घटनाओं के होने का कारण सुरक्षा मानकों में हो रही भारी चूक बताई है। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जो पायलट हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रहे हैं उन्हें हिमालय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने का अनुभव और प्रशिक्षित होना चाहिए। साथ ही सरकार को भी कड़े नियम तय करने चाहिए। देखिए, जो ये दुर्घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है और इसको लेकर अभी आपने देखा है कि सरकार ने भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और सरकार, हमारा भी इसमें मानना है कि इसको लेकर इसकी जो सुरक्षा मानकों को लेकर जो है कि एक सख्त एसओपी जहाँ पर वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। और जिस प्रकार जो है हिमालय क्षेत्रों में जो पायलट होते हैं उनको, जो हिमालय क्षेत्रों में उड़ान भरते हैं उनको लेकर एक विशेष प्रशिक्षण उनका होना चाहिए जो हिमालय क्षेत्रों में उड़ान भरते हैं। और ये जो सुरक्षा मानकों को लेकर है कि कहीं ना कहीं चूक जो है कि हेली कंपनियों से भी वो चूक हो रही है। और साल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बागेश्वर के मुनार में बनने वाले मंडुवे के बिस्किट का जिक्र कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि महज 1 साल बाद ही ये प्रतिष्ठान बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक मंडुवे के बिस्किट की फैक्ट्री से करीब 900 लोगों को रोजगार मिल रहा था और 15 लाख की आमदनी थी। वहीं इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आपसी विवाद के चलते इस प्रतिष्ठान को बंद किया गया, जिसकी जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि
क्या कारण रहा उसमें, क्योंकि कई व्यक्ति काम कर रहे थे और जैसा बताया गया कि आपसी डिस्प्यूट के कारण वो बंद हुई है और जांच के बाद ये जो रिजल्ट आएगा तभी कहना उचित होगा। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। हालांकि लैंडस्लाइड के चलते बाधित मार्गों को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी तैयारी को दुरुस्त बता रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए बीआरओ NHAI से मशीनों की लिस्ट मांगी गई है और मशीनों को लैंडस्लाइड जोन के नजदीकी सेंटर पर तैनात किया गया ताकि भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों को खोला जा सके। प्रदेश में क्योंकि बारिश प्री मानसून का जो बारिश है वो होना शुरू हो गया है, हमारी टीम भी पूरी एक्टिवेटेड है और जहाँ पे भी हमें खबर मिलती है कि कोई रोड पे कोई मलबा आ गया हो, इमीडिएटली मशीन भेज के उसको हम लोग चालू कर रहे हैं और प्रयास यही रहता है कि जो जन सामान्य है उसको कम से कम असुविधा हो और रोड कम से कम समय के लिए बंद हो। अल्मोड़ा में वन विभाग को जंगल सफारी से अच्छा खासा मुनाफा हुआ। बता दें कि विभाग ने जिम कॉर्बेट की तर्ज पर पिछले साल ही मोहान इको रेंज में जंगल सफारी शुरू की थी। उधर उपवन संरक्षक दीपक सिंह ने बताया कि वन विभाग का मकसद था कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। देखिए, मोहान सफारी जो अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत है, ये अल्मोड़ा जनपद का पहला सफारी है जिसको हमने फॉर्मली जो है नवंबर में स्टार्ट किया था पिछले साल 2024 में और नवंबर 2024 से यदि हम 15 जून तक बात करें तो इसकी रेवेन्यू 75 लाख रुपीज हुई है, जो कि बहुत ही बेहतर है और इससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इस उत्साहित होकर हम लोग आगे का काम करने जा रहे हैं। तो सफारी वर्जन 2.0 करेंगे जिसमें हम वहाँ पे एक तो जो लोकल वहाँ के बच्चे हैं जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए हम वहाँ पे एक सेमिनार शॉप भी खोलेंगे। उधर भगवानपुर के सिकंदरपुर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को रूबरू करवाया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल बीजेपी ने रचित अग्रवाल ने बताया कि मौजूदा वक्त में डबल इंजन सरकार गरीब तबके के लिए कई योजनाएं चला रही है जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। विकसित भारत के 11 साल पूर्ण होने पे जो अमृतकाल एक हमारा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का एक जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत में जितने भी 11 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं सभी धर्मों के सभी जाति के लोगों के लिए चलाई है उसके प्रचार प्रसार करने के लिए उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिले वो बताने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारा बूथ अध्यक्ष हमारा हर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और क्या क्या लाभ हमने अब तक हमारे इस 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की जनता को दिए हैं। वहीं राजधानी देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। 24 घंटे में 2 और मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इनमें एक मरीज देहरादून का है जबकि दूसरा बाहर से है। बता दें कि जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट हुए हैं जिनमें 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 19 मामले अभी सक्रिय हैं। उधर दून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर के सभी नदी नालों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। लोगों के घरों में जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही आसपास साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील भी की जा रही है। देखिए, डेंगू के लिए भी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था कि ये तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं जिससे कि लार्वा को पनपने में मदद नहीं मिलती है। रुड़की के राजपुताना मोहल्ले में जीएसटी विभाग ने एक व्यापारी के घर में छापा मारा और जीएसटी चोरी कर घर में रखा हुआ सामान बरामद किया जिसे कई ट्रकों में लादकर जीएसटी कार्यालय भेजा गया। इस कार्रवाई को लेकर सहायक अभियंता अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि व्यापारी मादक पदार्थों का व्यापार करता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की चोरी का आंकलन कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ जो है माल जो ये टोबैको प्रोडक्ट है वो उनका यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है और बिना बिलों के माल है। तो हम यहाँ पर आए हैं तो पहले हमने सर कौन से फर्म है, पहले हमने इन्फॉर्मेशन इनको वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ यहाँ पर माल है। तो अब फिलहाल इन्होंने सारा माल हमने सीज़ कर लिया है। सीज़ करके हम इसको अपने ऑफिस में ले जा रहे हैं कैंपस में
और अब व्यापारी को सुनवाई के लिए टाइम दिया है, वो आएंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे और अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए तो हम उस पर पेनल्टी संबंधी कार्रवाई भी जो भी जिस टीम है वो लगाएंगे। ये सब टोबैको प्रोडक्ट हैं, कुछ जैसे बीड़ी है, पान मसाला है, गुटखा है, खैनी है, दिलबाग भी बताया गया है, दिलबाग भी है। इनके पास क्या एजेंसी है दिलबाग की? हाँ, एजेंसी है इनके पास। उधर गदरपुर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में हर साल की तरह इस साल भी 19 जून को वर्ल्ड सिकल अवेयरनेस डे मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को सिकल बीमारी को लेकर जागरूक किया, बीमारी के लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके को भी समझाया। तो ये सिकल सेल के बारे में हम लोग बता रहे हैं। जैसा कि हमारा हर साल क्या होता है, हर साल 19 जून को हम लोग ये सिकल सेल डे मनाते हैं। इस दिन क्या होता है कि थोड़ा सा सबको काउंसलिंग का पार्ट रहता है ताकि सब लोग सिकल सेल के बारे में जानें कि सिकल सेल क्या है और इसकी रोकथाम को कैसे करनी है। आज की डेट में क्या किसी को पता ही नहीं कि सिकल सेल है क्या, और ये बीमारी है कि पर डे बढ़ रही है। इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए पड़े हैं सिकल सेल के चेकअप के लिए और काउंसलिंग के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आवास परिसर में सीएम धामी समेत अधिकारियों और कर्मियों ने किया योग अभ्यास। सीएम ने की योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने भ्रष्टाचार को लेकर उठाई आवाज। यूपीसीएल अधिकारियों पर पैसा लेकर पोस्टिंग करवाने का गंभीर आरोप, सेवा विस्तार पर भी उठाए सवाल। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर, जर्जर भवनों में टपकती छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर रहे नौनिहाल, आंखें मूंदे बैठा शिक्षा विभाग। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी, पहाड़ों पर बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा, बाधित सड़कों को खोलने में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग, लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील।